एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सर का स्वागत करता हूं। आप सबको विदित है कि हम सबकी संवैधानिक विधियों की क्लासेस चल रही हैं। पिछली क्लास सर ने ली थी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व के बीच विवाद के संबंध में। वो फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट होगा। मैं आदरणीय सर से आग्रह करता हूं कि क्लास का संचालन प्रारंभ। धन्यवाद। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच विवाद होता है तो सरकार की प्राथमिकता नीति निर्देशक तत्व होते हैं और न्यायालय की प्राथमिकता मौलिक अधिकार होते हैं। और 1965 तक शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद में मैंने न्यायालय का दृष्टिकोण भी आपको बता दिया था। 1965 तक स्थिति यह थी कि न्यायालय ने यह मान लिया था कि यदि सामान्य कानून के तहत मौलिक अधिकार को छीनने का सरकार प्रयास करेगी तो आर्टिकल 13 के तहत उसे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 के माध्यम से सरकार मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संवैधानिक रूप से वो वैध मान लिया। अब आप थोड़ा इसको सोच के देखिए। इसका मतलब जो मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा इसलिए दिए गए थे कि कोई भी सरकार उसे छीन ना पाए। और इन दो वाद में जो स्थितियां निर्मित हुई उसने ये तय कर दिया कि यदि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी तो मौलिक अधिकार उस सरकार की कृपा पर निर्भर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार यदि बनेगी तो वो जैसा चाहे वैसा संविधान संशोधन कर देगी और संशोधन करके आपके फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर सकती थी। लेकिन 65 तक यही स्थिति बनी रही। 65 तक आते आते राजनीति में भी परिवर्तन हो चुका था। नेहरू का जो करिश्माई व्यक्तित्व था वो अब नहीं था। मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चाइना से युद्ध हुआ और कहते हैं चाइना के युद्ध में हारने का उन्हें इतना गम पहुंचा कि वो उनकी मृत्यु के एक कारणों में से वो भी एक कारण था। अब जब वो उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो सबसे पावरफुल लीडर उस समय हुआ करते थे कांग्रेस के, वो थे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई थे तर्राट नेता थे, इसलिए उस समय कामराज जो थे वो नहीं चाहते थे और दक्षिण के और भी नेता ये नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई को सत्ता मिले क्योंकि उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को अगला पीएम बना दिया। अब जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बन गए तो वो भी बहुत दिनों नहीं रहे और 11 जनवरी 1966 को जब वो ताशकंद में पाकिस्तान युद्ध के बाद समझौता करने गए तो वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब फिर से दावेदारी मोरारजी देसाई जी की थी, लेकिन फिर वही समीकरण आने आ गया और मोरारजी देसाई की जगह में इंदिरा जी को अगला पीएम बना दिया। और जिन लोगों ने मिलकर इंदिरा जी का समर्थन किया था उन्हें यह लगा था कि ये भी नई हैं, राजनीति नहीं जानती हैं, इसलिए हम जैसा चाहेंगे वैसा सत्ता चला लेंगे। अब उनकी ये सोच कैसी साबित हुई ये तो समय बताएगा आपको आगे। खैर, इंदिरा जी पीएम बन गई
62 में चुनाव हुए थे, 62 के 5 साल बाद 67 में फिर चुनाव होने थे। 67 में चुनाव हो गए। इंदिरा जी फिर से पीएम बन तो गई, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो कमजोर थी। कमजोर इसलिए क्योंकि 261 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए और 283 सीटें पहले मिली थी, और उसमें कांग्रेस का एक धड़ा उनका विरोध कर रहा था। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं क्योंकि संस्थाओं के बीच संबंध समझने के लिए इसको जानना जरूरी। इसका मतलब पीएम का पद कमजोर था। ऐसे में फिर से एक बार न्यायालय पहुंचे गोलकनाथ। मामला पुराना ही था। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही चैलेंज किया गया था सज्जन सिंह की केस में, और उसी 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही चैलेंज किया गया गोलकनाथ के केस में। दरअसल गोलकनाथ, हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो व्यक्ति थे, भाई भाई थे, जो पंजाब के थे, और 17वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब के भूमि सुधार अधिनियम को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। इसका मतलब यह था कि अब अगर पंजाब सरकार किसी की जमीन छीनेगी तो आप न्यायालय में आर्टिकल 31 और मूल अधिकार के आधार पर रिलीफ नहीं मांग सकते, क्योंकि 9वीं अनुसूची ये कहती है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। हेनरी और विलियम गोलकनाथ के पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, और अब जो कर दिया गया था कि वो 500 एकड़ जमीन आपकी छीन ली जाएगी और केवल 30 एकड़ जमीन आपको दे दी जाएगी। आप सोच के देखिए कि किसी की 500 एकड़ जमीन चली जा रही हो और केवल 30 एकड़ जमीन मिल रही हो, 470 एकड़ उसके हिस्से से जा रही हो, उसकी नींद हराम हो जाएगी। वही हुआ उनके साथ। तो वो कोर्ट गए और मामला वही उठाया फिर से, 13 और 368 का। 13 ये कहता है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार को छीने। 368 कहता है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है। लेकिन आर्टिकल 13 में जो कानून की परिभाषा दी थी और जिसकी व्याख्या अभी तक ये की गई थी कि उस कानून में बाकी सब तो शामिल है, लेकिन उस कानून की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं। अभी तक ये परिभाषा चल रही थी। लेकिन एक बात जो न्यायालय को जम गई वो ये थी कि अगर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार सरकार की कृपा पर निर्भर ही कर दिए जाने, सरकार को जब चाहे तब उसे छीन ही सकती है, तो फिर मूल अधिकारों का अस्तित्व तो सुरक्षित ही नहीं है। सरकार जब चाहे तो संशोधन करे और मूल अधिकार छीन ले। ये बात न्यायालय को जमी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई वो मैंने आपको बताया कि अब कार्यपालिका यानी सरकार उतनी मजबूत नहीं रही जैसी नेहरू जी के समय में हुआ करती थी। परिणाम ये हुआ कि गोलकनाथ केस में ऐसा निर्णय आया कि राजनीति में एक बवंडर मच गया। निर्णय ये आया कि 13 में जो कानून की परिभाषा है उसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकार नहीं छीन सकते। ये निर्णय आने का मतलब था कि अभी तक लैंड रिफॉर्म के जो प्रयास किए जा रहे थे वो सब खत्म। अब इसके आने के साथ ही जिनके पास लैंड खूब थी, जमीन बहुत थी, वो सब खुश हो गए।
धनाढ्य वर्ग पूरा खुश हो गया, राजा खुश हो गए, सब लोगों को लगा कि अब हमारी सुरक्षा हो जाएगी और सरकार मनमानी तरीके से हमारी जमीन नहीं छीन पाएगी। इंदिरा जी को ये पहला झटका लगा, बड़ा झटका। अब इंदिरा जी को जब ये झटका लगा, चुनाव के बाद पीएम बनी, उसके बाद ये झटका लगा। उसके बाद गोलकनाथ केस का जैसे ही निर्णय आ गया, लेकिन एक चीज गोलकनाथ केस में न्यायालय ने कह दी कि ये निर्णय आगे की मामलों में लागू होगा, अभी तक जो भूमि सरकार ले चुकी है वो अब रिवर्स नहीं की जाएगी, मतलब बैक डेट से लागू नहीं हुआ, आगे के फैसलों पे ये लागू। अब उधर न्यायपालिका में इंदिरा जी की स्थिति कमजोर हो गई, इधर कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा इंदिरा जी का लगातार विरोध कर रहा था। इन स्थितियों में इंदिरा जी को लगा कि अब सरकार कैसे चलाई जाए, और सरकार चलाना भर नहीं है, अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ाई जाए। इंदिरा जी को लगा कि एक ही तरीका है, गरीबों को अपनी ओर करो, और गरीबों को अपनी ओर करने के लिए उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। उस 10 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बिंदु ये थे, पहला महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, अर्थात जो बैंक अभी किसी व्यक्ति के हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, उन्हें सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे और वो गरीबों के हित में काम करेंगे। दूसरा, बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर देंगे। तीसरा, जो राजाओं के पास प्रिवी पर्स हैं, ढेर सारा पैसा शासन से उनको अपनी शानो शौकत को बरकरार करने के लिए मिलता है, उसको समाप्त कर देंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाएंगे। इस तरह गरीबों के हित में 10 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। अब कार्यक्रम जब लॉन्च हुआ तो उसे इंप्लीमेंट भी होना था, लेकिन इंप्लीमेंट हो पाता कि एक घटना घट गई। दरअसल उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, लेकिन 5 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। अब जब 1969 में उनकी मृत्यु हो गई तो अब बाकी काम तो पीछे हो गए, राष्ट्रपति चुनाव पहले आ गया। उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे बीबी गिल, उन्हें अगला उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता ही था, अगर राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाए, वो राष्ट्रपति बन गए, तो अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब यह तय था कि चुनाव तो होना ही है। कांग्रेस में चूंकि खींचतान चल रही थी, मोरारजी देसाई गुट इनसे अलग था, इसलिए कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को घोषित कर दिया। इंदिरा जी सहमत नहीं थी इससे, लेकिन 10 सूत्री कार्यक्रम जब से जारी किया था इंदिरा जी ने और कहा था कि गरीबों के हित के लिए हम काम करेंगे, तब से इंदिरा जी की वामपंथ की विचारधारा की जितनी पार्टियां थी, सीपीएम, डीएमके और अन्य पार्टियां, उनसे सबसे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी विचारधारा के अनुरूप पॉलिसियां लागू कर रही थी इंदिरा जी। उस समय मजदूर कांग्रेस के नेता, मजदूरों के नेता के रूप में छवि थी बीबी गिरी की, राष्ट्रपति के रूप में वही काम कर रहे थे। अब जब नीलम संजीव रेड्डी उम्मीदवार बन गए, इंदिरा जी उनसे खुश नहीं थी। इंदिरा जी को लगा कि अगर ये उम्मीदवार ये बन जाएंगे राष्ट्रपति, तब तो मेरा शासन करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किया क्या कि बीबी गिरी जी से कहा कि आप भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाएंगे। कहते हैं ऐसा,
तो गिरी जी ने कहा कि मुझे कौन समर्थन करेगा। बोले मैं कह रही हूं आप फॉर्म भरिए। बीवी गिरी भी उम्मीदवार हो गए। उम्मीदवार होने के पहले राष्ट्रपति वो थे ही। 19 जुलाई 1969 को जो 10 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने एक वादा किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा दिया और अध्यादेश जारी कराकर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ऐसे बैंक जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ऊपर है, वो सब अब शासन के बैंक हो गए। अब आप सोचिए कि जिनके बैंक रहे होंगे उन्होंने इसका विरोध ना किया हो, ये संभव कहां है। और बदले में आप आर्टिकल 31(2) याद करिए कि तब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और 31(2) संविधान का भाग था। उसमें यह लिखा था कि अगर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो केवल 2 शर्तों पर करेगी। पहला पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित, वो उसकी पूर्ति हो रही थी इसमें। दूसरा क्षतिपूर्ति देगी। क्षतिपूर्ति का मतलब है कि जितने मूल्य की संपत्ति आप ले रहे हो, जिससे ले रहे हो उतना मूल्य उसे चुकाओ। लेकिन उस समय के सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सबसे खरीद के गरीबों में बांटेगी। इसलिए क्षतिपूर्ति के को आधार बनाकर और मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आधार बनाकर आरसी कूपर थे, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ा हिस्सा था और सेंट्रल बैंक में बड़ा हिस्सा था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 आधारों पर केस लड़ा। एक केस था, एक आधार था कि मेरे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और भी बैंक हैं, उनका अधिग्रहण नहीं किया गया, मेरा कर लिया गया। दूसरा, आर्टिकल 31(2) क्षतिपूर्ति की बात करता है, मुझे क्षतिपूर्ति उतनी नहीं दी जा रही है जितना मेरी उसमें पूंजी लगी। और न्यायालय 11 जजों की बेंच बैठी थी, 10-1 से ऊपर के पक्ष में फैसला दे दिया। सरकार हार गई। और जो एक जज जिन्होंने सरकार का समर्थन किया उनका नाम था A.N. रे। अब इंदिरा जी को यह दूसरा झटका लग गया। गोलकनाथ केस में तो हारी गई थी, यह दूसरा झटका है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा जी ने कहते हैं कहा कि राष्ट्रपति चूंकि दल का होता है, इसलिए दल का नहीं देश का होता है, इसलिए दल की भावना से ऊपर उठते हुए अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिए जाने चाहिए। वामपंथ का उन्हें समर्थन था ही। इंदिरा जी के कहने से कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक और सांसदों ने बीबी गिरी को वोट दिया और बीबी गिरी मामूली अंतर से चुनाव जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हार गया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत गया। लेकिन कांग्रेस की जो कटुता थी वो और बढ़ गई। अगस्त 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली, 30 अगस्त 1969 को। इसी समय जब राष्ट्रपति खत्म हो गए थे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए और फिर वो चुनाव लड़ने लगे, तो इसी समय संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति की जगह में उपराष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। पहले केवल इतना लिखा था, बाद में यह भी लिखा दिया गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राष्ट्रपति बनेंगे, और हिदायतुल्लाह को तब राष्ट्रपति बनाया गया। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तभी यह प्रावधान किया गया था। खैर, राष्ट्रपति बन गए, इंदिरा जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा अपनी हार से बौखला गया।
और नवंबर 1969 को इंदिरा जी को पार्टी से निकाल दिया गया। अब जब पार्टी से वो निकल गई तो कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। एक का नेतृत्व इंदिरा जी कर रही थी, दूसरे का नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। अब जब वो जैसे ही वो कांग्रेस से बाहर आई, सीटें बहुत ज्यादा थी नहीं, तो कांग्रेस अल्पमत में आ गई। और मैंने कहा ना कि जैसे ही उन्होंने गरीबों की योजनाएं बनाना शुरू किया था, मजदूर नेता को राष्ट्रपति बना दिया था, तो उनकी वामपंथ से नजदीकियां बढ़ गई थी। इसलिए वामपंथी पार्टियों का उनको समर्थन मिल गया और उन्होंने विश्वास मत जीत लिया और राष्ट्रपति वो आगे भी बनी रही, लेकिन अब वामपंथ के सहयोग से बनी। और ने इसी समय वामपंथियों ने कब्जा किया, किसमें? शैक्षिक इंस्टीट्यूट में। जेएनयू की गई, वो इसी समर्थन देने के एवज में रखी गई थी। और जेएनयू में तब से आज तक वामपंथियों का ही कब्जा बना रहा। वो सरकार में पद नहीं हासिल किया, उन्होंने कहा हमें शैक्षिक संस्थान दीजिए, और वो उन्हें मिला। खैर, अब सरकार तो चल रही थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि मैं कोई बड़ा स्टेप इससे नहीं ले पाऊंगी। एक काम और किया, 10 सूत्री कार्यक्रम में जो दूसरा महत्वपूर्ण वादा किया था उन्होंने कहा था कि मैं प्रिवी पर्स को समाप्त कर दूंगी। प्रिवी पर्स था क्या? पर्स का मतलब होता है पॉकेट। दरअसल रियासतों की जो राजा थे, उन्हें जब भारत में शामिल किया गया था, तो उस शामिल होने की शर्त के आधार पर उन्हें ये आश्वासन दिया गया था, समझौता हुआ था कि हम आपके विशेषाधिकार बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, वचन देते हैं, और हम अभी आपके शानो शौकत को बनाए रखने का भी पूरा ख्याल रखेंगे। और इस कारण संविधान के आर्टिकल 291 में रियासतों को कितनी राशि दी जाएगी हर महीने, इसका उल्लेख किया गया था। और उन्हें 362 में उन्हें क्या विशेषाधिकार मिलेंगे, इसकी चर्चा की गई थी। उन्हें 21 तोपों की सलामी मिलती थी। जो प्रिवी पर्स में एक मुश्त पैसा मिलता था, बड़ी बड़ी रियासतों को 10-10 लाख से ऊपर मिलता था। तो जो उन्हें एक मुश्त राशि मिलती थी वो टैक्स फ्री होती थी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। इंदिरा जी को लगा कि जो देश गरीब है, उस देश का एक बड़ा अमाउंट रियासतों के राजाओं को यदि हमेशा दिया जाता रहेगा, तो गरीब का उद्धार तो कभी होगा ही नहीं, डेवलपमेंट तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन करना चाहा। क्योंकि संविधान में लिखा था 291 और 362 में, इसलिए बिना संविधान संशोधन के वो बदल नहीं सकता था। तो उन्होंने संविधान संशोधन करना चाहा। संविधान संशोधन लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से नहीं पास हो पाया। एक ही वोट से हारा, लेकिन हार गया। अब संविधान संशोधन तो हुआ नहीं। तो जब संविधान संशोधन में वो हार गई, तो उन्हें और बड़ा झटका लगा। राजा सारे खुश हो गए, मोरारजी देसाई जी का पूरा गुट खुश हो गया, राजा खुश हो गए कि सरकार नहीं कर पाई संशोधन। लेकिन इंदिरा जी हार मानने वाली कहां थी? संविधान का एक आर्टिकल है 366, 366, उसमें परिभाषाएं दी हुई। तो 366 में सब क्लाज 22 है, 22, उसमें शासक की परिभाषाएं दी हैं। जब संविधान संशोधन वो नहीं कर पाई, तो उन्होंने राष्ट्रपति के आर्डर से, राष्ट्रपति कौन बन गए थे? बीबी की। तो उनके आर्डर से 366 क्लाज 22 में शासक और राजा की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को ही बदलवा दिया। अब जब वो डेफिनेशन ही बदल गई,
तो इसके उस डेफिनेशन बदल जाने के कारण 291 और 362 में जो उन्हें रियायतें मिलती थी, जो उन्हें पैसा मिलता था, उसके लिए वो पात्र ही नहीं रह गए। और जहां ये हुआ उसके बाद राजा सारे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके फिर से उस सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसका नेतृत्व कर रहे थे माधवराव सिंधिया जी। उसमें उनका नाम देखिएगा, हिज हाइनेस महाराजाधिराज माधवराव जी सिंधिया जी बादशाह लिखा हुआ। वो चले गए और फिर से सरकार हार गई और राष्ट्रपति के उस आर्डर को असंवैधानिक बता दिया गया और राजाओं के वो प्रिवी पर्स फिर से बहाल हो गए। ये 1970 की बात है। अब इंदिरा जी हार से बौखला गई। उनको लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बड़ा निर्णय कोई भी नहीं ले पाऊंगी, इसलिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद वो चुनाव की सिफारिश कर दी आर्टिकल 85 के तहत। 72 में कायदे से चुनाव होना चाहिए था, 1 साल पहले ही उन्होंने चुनाव करा लिया। लेकिन इंदिरा जी के कदम गरीब जनता देख रही थी। जब वो चुनाव में गई तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए ही लड़ रही हूं, लेकिन अमीर, राजा और न्यायपालिका उसमें अड़ंगा बन रहे हैं। आप यदि चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए काम करूं और आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप मेरा समर्थन दीजिए, कीजिए। और वो जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा जी 352 सीट लेके सत्ता में आ गई, पूर्ण बहुमत। और जो मोरारजी देसाई जी वाला ग्रुप था उसे मात्र 16 सीटें। राजा भी चुनाव लड़े थे, हार गए। और जैसे ही फुल पावर में इंदिरा जी आई कि उन्होंने एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा संशोधन करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश को अलग कर दिया, बाकी समस्याएं तो दूर रही, परंतु संवैधानिक वाले का। जैसे ही आई तो उन्होंने सबसे पहले न्यायपालिका को लपेटे में लेना शुरू किया। 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में। 24वां संविधान संशोधन करके उन्होंने आर्टिकल 13 में एक नया क्लास जोड़ दिया, 13(4). उसमें लिखा दिया कि आर्टिकल 13 का आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह 368 में भी एक नया क्लास जोड़ दिया, 368(3), और उसमें लिखा दिया कि 368 का 313 आर्टिकल 13 से कोई संबंध नहीं है। कुल मिला के भाव ये था कि संविधान संशोधन कानून की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसका भाव ये था कि अब अगर संविधान संशोधन करके सरकार मूल अधिकार को सीमित करेगी तो न्यायपालिका उसे रोक नहीं पाएगी। एक संशोधन 24वां ये 25वां संशोधन कर दिया। 25वां संशोधन करने के लिए कौन सा 25वां संशोधन किसे किया? बैंकिंग राष्ट्रीयकरण को वैलिड बनाने। 25वां संशोधन किया जो न्यायालय ने कहा था कि आप क्षतिपूर्ति देंगे, कंपनसेशन देंगे, उस शब्द को ही बदलवा दिया। 31(2) में लिखा था क्षतिपूर्ति की जगह में लिखा दिया अमाउंट, एक राशि। जितने का नुकसान हुआ उतना नहीं देंगे, सरकार एक लमसम अमाउंट तय कर देगी, वही दे देगी और इसे आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। साथ में आर्टिकल 31C एक नया जोड़ा गया। 31A 31B पहले संशोधन द्वारा जोड़े गए, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। 31A और 31B पहले संशोधन से जोड़े गए थे। 31B में 9वीं अनुसूची, नया आर्टिकल जोड़ा गया उसी के नीचे 31C, और उसमें यह लिखा दिया गया कि यदि आर्टिकल 39B और 39C
नीति निर्देशक तत्व में जो समाजवादी विचारधारा है उसे लागू करने के लिए लागू करती है सरकार, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 31 के आधार और 19 के आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। और साथ में यह भी लिखा दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की ये नीति है, ये घोषणा अगर सरकार करती है तो उसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं करें। भाव ये था कि अगर नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए सरकार मूल अधिकार को सीमित कर रही है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। 25वां संशोधन हो गया। 26वां संविधान संशोधन भी हो गया 1972 में, नहीं 71 में। और राजाओं के जो प्रिवी पर्स थे जिसको न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था उसे फिर से समाप्त कर दिया 26वें संशोधन द्वारा। और संविधान से आर्टिकल 291, आर्टिकल 362 विलोपित हो गए और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 363 कैपिटल ए, और उसमें लिखा दिया गया कि राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त किए जाते। 26वां संशोधन हुआ नहीं कि सारे राजाओं का अभी तक जो बादशाहत और पैसा चल रहा था सब बंद हो गया, एक झटके में सब समाप्त। इसके बाद 27-28 अपने से काम के नहीं है। 29वां संविधान संशोधन कर दिया 1972, और 29वां संविधान संशोधन में केरल में एक भूमि सुधार कानून बना था 1969 में, उसको उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इसका मतलब अब अगर केरल के भूमि सुधार कानून के तहत किसी की जमीन छुड़ाई जाएगी तो चूंकि 9वीं अनुसूची में पड़ गया है इसलिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। और ये 29वां संविधान संशोधन ही केशवानंद भारती केस की आधारशिला हो गया। जैसे ही ये केरल भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में पड़ा कि केरल की सरकार ने वहां एक, केरल में कैसरगोड स्थान है, वहां एक एडनीर मठ था, शंकराचार्य जी की परंपरा का मठ था, उस मठ की जमीन को ऑक्युपाई करने लगे, अधिग्रहण करने। और जैसे ही उस मठ का अधिग्रहण होने लगा कि वहां के जो मठाधीश थे केशवानंद जी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इन सारे केसों में वकील कौन है? तो वकील हैं वही नानी पालखी वाला। अब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती जी का केस फाइल हुआ, और जो मुख्य मुद्दा था उसका वो समझिए, दरअसल वो मठ था, मठ के साथ बहुत सारी जमीन लगी थी। तो पहले एक भूमि सुधार कानून को डाल दिया था 9वीं अनुसूची में, तो पहले उनकी बहुत सारी जमीन ले ली गई, जो बची थी वो इस कानून के तहत ली जा रही थी। तो जब वो वहां पहुंचे तो जो आधार बनाया उन्होंने अपने केस का, एक तो 29वां संविधान संशोधन तो था ही, साथ में 24वां, 25वां और 26वां संविधान संशोधन भी बना लिया। और उन्होंने न्यायालय में यह तर्क दिया कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति सरकार के पास, संसद के पास है, ये लिखा हुआ है और हम इससे सहमत हैं। लेकिन उसी संविधान में मौलिक अधिकार भी लिखे हुए हैं, और मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायालय को बनाया गया है। तो अगर न्यायालय या अगर सरकार संविधान संशोधन करके और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लेगी और उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा,
और संबंधित प्रभावित व्यक्ति यदि न्यायालय आ ही नहीं पाएगा तो फिर न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्यों बना है और वो फिर कैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि 31C में सरकार ने, संसद ने ये संविधान में ये लिखवा दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ही ये कानून बनाया गया है और आप ये इस घोषणा को भी चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यदि सरकार चाहेगी तो किसी ऐसे मामले को भी घोषणा कर देगी कि यह नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए है जिसका लेना देना नीति निर्देशक तत्व से है ही नहीं, उसे भी हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा न्यायालय ने, संविधान निर्माताओं ने संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति दी है, संविधान के पुनर्लेखन की शक्ति नहीं दी है। संशोधन का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन करना। अगर 368 में जो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है वो असीमित है, इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र में संविधान सर्वोच्च है ही नहीं, संसद सर्वोच्च है। और संसद भी ना कहें, अगर बहुमत में है तो सरकार सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि 368 की शक्ति, संशोधन की शक्ति संसद को है और संसद संविधान संशोधन करके संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है। तो फिर संविधान कहां सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च हो गई। और संसद भी कहां सर्वोच्च है? अगर बहुमत में है, जैसा कि इंदिरा जी को बहुमत था, तो फिर सरकार सर्वोच्च हो गई। तो जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार लिए लिखे गए थे और न्यायपालिका को उसका संरक्षक बनाया गया था, उसी की कृपा पर मौलिक अधिकार छोड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये स्थिति रही आई कि किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है तो संविधान का जो मूल ढांचा है वही सुरक्षित नहीं बचेगा। सरकार का जो बनाएगा वो लिखा देगी वो वहां, और 9वीं अनुसूची के नाम पर न्यायालय जाने से रोक दिया जाएगा। तो फिर संविधान को सर्वोच्च क्यों कहा जा रहा? नानी पालखीवाला के तर्कों से न्यायालय सहमत। न्यायालय ने कहा कि यह सही है कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति है, लेकिन संविधान में जो संशोधन की शक्ति है उस संशोधन के तहत संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं परिवर्तित कर सकती। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह सत्य है, लेकिन संसद संविधान के बेसिक कैरेक्टर को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो सरकार ने पूछा बेसिक कैरेक्टर है क्या? तो बोले वो न्यायालय ही तय करेगा बेसिक कैरेक्टर क्या है। और आप सोच के देखिए, तो इतना संतुलित निर्णय आया ये। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के वाद में मौलिक अधिकार पूरी तरह सरकार की कृपा पर निर्भर हो गए थे, ये उचित नहीं था। गोलकनाथ केस में कह दिया गया कि सरकार संविधान संशोधन से मूल अधिकार सीमित ही नहीं कर सकती है, ये भी ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? क्यों? क्योंकि अगर सरकार गरीब जनता को फायदा दिलाने के लिए काम ही नहीं कर सकती है, मौलिक अधिकार उसमें आड़े आ रहे हैं और ईमानदारी से अगर वो लागू करना चाहे प्रोग्राम तब भी लागू नहीं कर सकती है, तो फिर सरकार वेलफेयर के प्रोग्राम चलाएगी कैसे? तो ये भी संतुलन में नहीं था। केशवानंद भारती केस का निर्णय संतुलन में है कि आप ईमानदारी से यदि काम करके
और मौलिक अधिकारों को भी पर्याप्त सुरक्षा देते हुए अपने कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करें तो न्यायालय कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यदि आप दूषित मंशा के साथ संविधान के बेसिक कैरेक्टर को बदलने का प्रयास करेंगे तो न्यायालय उसमें बीच में आएगा। और यही संतुलित निर्णय था, यही उसकी खूबी थी। केशवानंद भारती केस में 13 जज उस समय सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे, सारे जज बैठे थे। 7 और 6 के बहुमत से फैसला आया। 7 जजों ने पक्ष में फैसला दिया, सरकार के विरोध में फैसला दिया, और 6 जजों ने सरकार का पक्ष लिया। उस समय चीफ जस्टिस सीकरी हुआ करते थे, और सीकरी साहब 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आया था। अगले दिन वो रिटायर हो गए और अगले चीफ जस्टिस जिनको बनना चाहिए था उन लोगों ने फैसले में सरकार का साथ नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि अगले चीफ जस्टिस एएन रे बन गए। वही एएन रे जिन्होंने बैंकिंग राष्ट्रीयकरण वाले मामले में 10-1 से जो फैसला आया था, वो एक जो थे वो एएन रे ही थे। उन्हीं को अगला चीफ जस्टिस बना दिया गया। और जो 3 सीनियर मोस्ट जज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच का जो विवाद था वो यहां तक पहुंचा और एक आम सहमति यह बन गई कि सरकार भी महत्वपूर्ण नहीं है, संसद भी महत्वपूर्ण नहीं है, न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है संविधान। और हम तीनों संस्थाओं को उसी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए, उस संविधान के बेसिक कैरेक्टर को बनाए रखते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। बेसिक चीज दोनों के विवाद की यहां तक हो गई है, लेकिन अभी कुछ मामला बाकी है। अगले लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस सारगर्भित उद्गार के लिए हृदय से आभार। आज पुनः आपने एक अद्भुत लेक्चर दिया है। आपका हृदय से आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सबका मार्गदर्शन किया। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आप सबका भी आभार, धन्यवाद। हमारी अगली क्लास कल होगी और कल सर बाकी का लेक्चर कंप्लीट